हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज विविध के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको इसमें उदाहरण नंबर 18 इस पे बात करते हैं। उदाहरण नंबर 18 में क्या करना है हमें। उदाहरण नंबर 18 में आपको दे रखा है, मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर क्या बोला, एक वास्तविक फलन f क्या है आपको दे रखा है, जो कि r से r, फलन क्या दिया है r से r, और आपको fx कितना दे रखा है, fx इक्वल टू में दे रखा है x प्लस में 10। द्वारा परिभाषित कीजिए इस फलन fx का द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख ज्ञात कीजिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं, इसका मेन क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चाहो तो इसका ग्राफ डायरेक्ट भी बना दोगे। हमें fx बराबर x का ग्राफ मालूम है, fx बराबर x का ग्राफ हमें मालूम है। इसमें क्या हो रहा है, fx बराबर x का ग्राफ हमने क्या देखा था, कुछ इस रूप में देखा था। fx बराबर x का ग्राफ हमने ये देखा था, यही तो देखा था। अब क्या हो रहा है, इसमें प्लस 10 है तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये हमारे पास है fx बराबर x का ग्राफ है, fx बराबर x का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको दिया है x प्लस 10, क्या दिया है, x प्लस 10। तो इसका काम क्या करना है कि आप बस ये पता कर लो कि कहाँ पे जीरो होगा, ये कहाँ पर जीरो होगा। तो x प्लस 10 बराबर 0, ये जीरो होगा -10 पे। किस पे जीरो होगा, -10 पे। तो अंतर कुछ भी नहीं होगा, ध्यान से देखना। आप ऐसे बना लिया, x बराबर क्या है, -10, तो -10 कहीं यहाँ पर मिलेगा, -10 यहाँ पर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कि मूल बिंदु को शिफ्ट करना। मूल बिंदु अभी कहाँ पर है, 0,0 पर है। कहाँ पर है, 0,0 पर है। अब देखो तो मूल बिंदु को मैं कहाँ पर ले जाने वाला हूँ, मूल बिंदु को -10 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मूल बिंदु यहाँ पर हो गया। एक टाइम के लिए आप सोचो ना, यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा। इसका जो अब चतुर्थांश कुछ इस टाइप का बनेगा, ये एक चतुर्थांश अपना बन गया। अब यहाँ पे क्या करो, आप y fx बराबर x का ग्राफ बना दो। तो कुछ यूँ बनेगा, देखना ध्यान से, ये बन जाएगा। मूल बिंदु तो यहीं पर है, अपना शिफ्ट नहीं हुआ है। मूल बिंदु को शिफ्ट करते हैं। अब ये कहाँ पे आ गया, -10,0 पे आ गया। कहाँ पे आ गया, -10,0 पे हो गया। तो ये जो फलन बना हुआ है, ये ग्राफ क्या बना हुआ है, x प्लस 10 का ग्राफ बना हुआ है, x प्लस 10 का ग्राफ बना हुआ है। बस ये है, बन गया। और या तो चाहो तो अपने पास नंबर वाले तरीके हैं कि आप x का मान रखो, y का मान निकलेगा। मान लो मैं x का मान 0 रखूं तो y का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये पक्का है, देखना ये जो मिलेगा ना आपका, 0 पे कितना मिला है, 10 मिला, तो 0,10 पे होगा। एक चीज कहाँ पे होगा, 0,10 पे होगा। ऐसे होगा, -1 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, -1 रखोगे इसमें तो 9 मिलेगा। ऐसे -2 रखोगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और -3 रखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपका, x बराबर 1 रखोगे y बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा। x बराबर 2 रखोगे y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाओगे तो 0 पे हमें 10 पे जाना है, 0 पे हमें कहाँ जाना है, 10 पे जाना है। समझ गए बात को। आप y बराबर 0 कहाँ पर मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। y बराबर 0 x बराबर -10 पे मिलेगा। यदि x बराबर -10 रखूंगा तो y का मान पक्का है, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो -10 देखो, -10,0 यहाँ पे मिलेगा। बस अब आपको यही मिला देना और कुछ भी नहीं करना है, ये रेखा बन जाएगी। यही बनेगा, दोबारा भी बनेगा। तो चाहो तो डायरेक्ट कर दो। आपको इस रूप में फलन दिया है, ये देखो कहाँ पे 0 हो रहा है, x बराबर -10 पे 0 हो रहा है, ये -10 पे आ गए, ये सीधी लाइन खींच दी, अपनी ग्राफ बन गई। ये हो गया, ऐसे भी नोट कर लीजिए। अब बात किया जाए आपसे और आगे चलकर कुछ उदाहरण नंबर जो भी है, आगे थोड़ा स्पीड में अब चलेंगे हम। और ये बुक अपनी ये है, यहाँ पे हो गया 10। 19 में क्या बोला है कि उदाहरण नंबर 19, ये देखो उदाहरण नंबर 19 आपका जो भी है ना, ये आपको जाकर 12th में भी मिलेगा। सेम टू सेम सवाल मिलेगा 12वीं में। इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। मान लीजिए कि R है Q से Q में, R संबंध क्या है, Q से Q में है, तो पक्का है R उपसमुच्चय होगा, Q क्रॉस Q का होगा। और R बोला है, उसने संबंध जो परिभाषा दी है वो दिया है a, b। फिर क्या दिया है,
ए और बी आपको क्यू से निकल के आ रहा है। क्यू मतलब क्या है? परिमेय संख्या। क्यू मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। और उसने क्या बोला है? तथा उसने ये बोला है कि ए माइनस बी बराबर कितना है? जेड है। ए माइनस बी बराबर क्या है? जेड है, ये बोला हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको कई सारे पॉइंट दे रखा है। एक दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आपका ए कॉमा ए बी भी ए कॉमा बी आर सभी ए क्यू के लिए। ये ए कॉमा बी नहीं है आपका, ये ए कॉमा ए है। क्या है? ए कॉमा ए है, ए कॉमा बी नहीं है। ए कॉमा ए संबंध आर में होंगे, ए कॉमा ए संबंध आर में जाएगा सभी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए। उल्टा ए को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ए कहाँ से निकालोगे? क्यू से निकालोगे। ए कहाँ से निकालोगे? क्यू से निकालोगे। अब इस पे बात करनी है हमें। देखो 12th में जो ये मिलेगा ए कॉमा ए, इसको इस संबंध का नाम है। वहाँ पर 3 प्रकार के हम संबंध पढ़ेंगे, जिसमें ए कॉमा ए आर में ए कॉमा ए को बोलेंगे स्वतुल्य। क्या बोलूँगा? स्वतुल्य बोलूँगा। वो 12th की बात है, यहाँ पर बात करता हूँ। इसने क्या बोला है कि ए कॉमा ए आर होगा फॉर ऑल। ए कहाँ से निकालोगे? क्यू से निकालोगे। संबंध की परिभाषा क्या है? संबंध की परिभाषा देखिए तो ए माइनस बी का मान क्या मिलना चाहिए? जेड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ए माइनस बी का मान क्या मिलना चाहिए? जेड मिलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ए कॉमा ए आर में है, कब होगा? परिभाषा लगाओ तो ए माइनस ए होगा। अब क्या करेंगे? ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्या जेड है? 0 जेड है कि नहीं है? तो 0 आपका जेड में है। ए माइनस बी क्या आना चाहिए? जेड आना चाहिए था। हमारे पास ए भी ए है और बी भी क्या है? ए है। तो ए माइनस ए क्या बन गया? 0, जो कि जेड में है। इसलिए क्या बोला था? सिद्ध करना था ना कि संबंध में होंगे, तो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। ए माइनस ए किस में चला गया? 0। ए माइनस ए निकालोगे 0 आएगा, और 0 क्या है? जेड है। तो क्या बन जाएगा आपका? ये संबंध ए कॉमा ए में चला, ए कॉमा ए किस में चला जाएगा? आर में चला जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे बात करता हूँ। सेकंड नंबर क्या बोला है आपको कि ए कॉमा बी आर का आर में है, तो इसका तात्पर्य है कि बी कॉमा ए भी आर में है। मतलब यदि आपका ए कॉमा बी, इसका कहने का मतलब है कि ए कॉमा बी आर में है, तो बी कॉमा ए भी किसमें होगा? आर में होगा। आपको ये दिखाना है। इस संबंध का भी नाम है, इसका नाम है सम्मित। क्या नाम है? सम्मित। जब 12th में पढ़ेंगे तो इसको सम्मित बोला गया है कि ए कॉमा बी भी आर में है, तो आपको दिखाना होगा कि बी कॉमा ए भी किस में है? आर में है। बी कॉमा ए भी किस में है? आर में है। अब देखो आपका यदि ए कॉमा बी आर में चला गया तो क्या होगा? पक्का होगा कि ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मान क्या मिलेगा? एक पूर्णांक मिलेगा। हमने मान लिया कि कोई पूर्णांक है, माना आई किस में से निकला हुआ है? जेड से निकला हुआ है, कोई पूर्णांक है। ठीक है। अब आप बोला बी कॉमा ए आर में होगा कि नहीं होगा? बी कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस ए होगा। क्या होगा? बी माइनस ए होगा। अच्छा, ये यदि आपको ये प्लस आई आ रहा है, मतलब 3 में से आपने 2 को घटाया तो 1 आया, इन दोनों का जगह बदल दूं, अब बीच में माइनस रहने दूं, तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 आएगा। तो प्लस आई आया था तो अभी क्या आया था? माइनस आई। अच्छा, माइनस आई पूर्णांक होता है? होता है, पूर्णांक ही है, ऐसा नहीं है पूर्णांक बदल जाएगा। माइनस आई किस में है? जेड में है। इसलिए आपका बी कॉमा ए भी किस में चला गया? आर में चला गया। अब थर्ड पॉइंट पे बात करता हूँ। इसके थर्ड पॉइंट पे, थर्ड नंबर क्या बोला है कि ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी किस में है? आर में है, और बी कॉमा सी किस में है? आर में है। तो आपको दिखाना है कि ए कॉमा सी भी आर में होगा। ये 3 संबंध है, यही समझ लो आप। 1.2 का क्वेश्चन, 1.1 का क्वेश्चन आप कर लोगे 12th का, पहले ही चैप्टर में मिलेगा आपको। स्वतुल्य बोलेगा, इसको स्वतुल्य, इसको सम्मित बोलेगा, इसको संक्रामक बोलेगा। क्या बोलेगा? संक्रामक बोलेगा। यही कहानी है, ये काम हम करेंगे वहां पर। इसने यहीं पे, इसलिए इसने प्रैक्टिस भी करवा दिया है आपको इस क्वेश्चन से। ए कॉमा बी किस में हो? आर में है, और बी कॉमा सी किस में है? आर में है। तो आपको बताना है कि ए कॉमा सी किस में जाएगा? आर में जाएगा। अब देखो ए कॉमा बी किस में है? आर में है। इसका मतलब क्या हो गया? ए कॉमा बी आर में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी आपका कोई पूर्णांक मिलेगा, I1 मिलेगा।
ए माइनस बी का मान क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। जेड मतलब क्या होगा, कोई पूर्णांक मिल गया। I1 क्या है आपका, जेड में है, ठीक है। अब देखो बी कॉमा सी भी किस में है आपका, आर में है, तो पक्का हो गया कि बी माइनस सी भी क्या मिलेगा, कोई पूर्णांक ही मिलेगा। उसको हमने I2 मान लिया जो कि अपना जेड में है, जो कि उसमें वो जेड में है। अब जब भी संक्रामक आपको मिले, क्या मिले, संक्रामक मिले, तो इसको समीकरण 1 मानना और इसको समीकरण 2 मानना। ये तो 12th के टॉपिक है, कोई बात नहीं। इन दोनों को हमेशा हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को हमेशा जोड़ देते हैं। तो जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी गायब, तो क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा। इधर से क्या आएगा, I1 प्लस I2 आएगा। क्या आएगा, I1 प्लस I2। दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलता है। क्या मिलेगा, पूर्णांक। इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा सी भी किस में चला गया, आर में चला गया। ये दिखाना था, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये समझो कि इस क्वेश्चन से उसने आपको समतुल्य, सममित और संक्रामक का एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इस पे अपनी पूरी प्रश्नावली है, इस पे कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समतुल्य ए कॉमा ए, सममित मतलब ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, संक्रामक ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी आर में होना चाहिए। ये हो गया संक्रामक। अब आपको दिया है इसमें, यदि इतना है जेड से जेड में एक रैखिक फलन हो तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये आपको क्या कर देगा, आपके साथ बेईमानी करवा रहा है कि आपके पास रैखिक समीकरण मालूम नहीं है, रैखिक फलन किस रूप में लेंगे। तो अभी एक तरह से याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास वो है सरल रेखा चैप्टर ही है पूरा अपना, उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो समीकरण अभी मैं लिख दूंगा वो वहाँ पर निकालेंगे। तो आपको तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पर देना ही नहीं चाहिए था, दे दिया है तो हम तो अभी काम तो कर लेंगे, लेकिन इसका मेन आपको मिलेगा जाकर सरल रेखा में, पता चलेगा कि ये समीकरण हमने कैसे लिखा था। 0, -1, -1, -3 ये है, ये -3 हो गया, इसमें हो गया। जेड से जेड एक रैखिक फलन है, रैखिक फलन है। एफ क्या है आपका, एक रैखिक फलन है। रैखिक फलन इस रूप में होता है, एफ एक्स इक्वल टू में होगा एम एक्स प्लस सी। रैखिक मतलब क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। एम क्या होगा, रेखा की ढाल है, बाद में बात होगी, मैं पहले ही बोला कि ये आपको यहाँ पे देना ही नहीं चाहता। रैखिक समीकरण हमने मान लिया। एम क्या होता है, सरल रेखा की ढाल, प्रवणता होती है, और सी क्या है, अचर है। सी क्या है, अचर है। तो आपको ये दे रखा है, तो आपको एम और सी का मान ज्ञात करना है। करना क्या है, यदि एम और सी का मान ज्ञात हो जाए तो अपना काम कर लेंगे। तो कोई सा भी दो समीकरण, दो का यूज कर लो। आप देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है, इसको देखो 1,1 का मतलब क्या होगा कि F1 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और आसान सा कौन है, एक ये है। F0 पे क्या मिल रहा है आपको, -1 मिल रहा है। F0 पर -1 मिल रहा है, ये है, ठीक है। इन्हीं का दोनों का यूज करके दो समीकरण बना लेता हूँ। F1 निकालूंगा तो क्या बनेगा, देखना था, m x की जगह 1 प्लस सी, तो ये क्या बन गया आपका, m प्लस सी बराबर कितना हो गया, 1। ये लिखता हूँ, इसमें -1 रखूंगा तो m इंटू में -1, x की जगह पे, सॉरी x की जगह पे तो 0 रखना है, यहाँ पर m इंटू में 0 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। c बराबर में कितना हो गया, -1। इसकी सहायता से c का मान कितना आ गया, -1, इसमें रख देंगे तो m प्लस सी बराबर 1, -1 रख दो, m -1 बराबर 1, m बराबर कितना हो गया, 2। ये हमने माना हुआ था, यहाँ पे लिख लेना, माना रैखिक फलन ये है, इसकी सहायता से हमने ज्ञात कर लिया। m और c का मान समीकरण 1 में रख दो, m और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो क्या बनेगा, बस मान रख दो, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एम का मान हमने कितना निकाला है, 2x, और सी का मान अपने पास कितना निकला हुआ है, -1। यही आपको फलन ज्ञात करने के लिए बोला था, नोट कर लीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 21 जो है
ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी है। पर्सनली मैं एक इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप उसको कर लेना। आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है यहाँ पर, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, प्रांत ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा सोचो, प्रांत मतलब क्या होता है, x का मान आप क्या क्या ले सकते हो। प्रांत का मतलब क्या होता है, x का आप कौन कौन से मान, x के कौन कौन से मान आप ले सकते हो, यही अपना क्या होता है, प्रांत। यही क्या होता है अपना प्रांत। अब देखो तो यहाँ पर इस फलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो इस फलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का कोई भी मान लो, इसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस आपको केवल प्रॉब्लम कहाँ पर है कि नीचे कहीं गलती से जीरो ना आ जाए, क्योंकि किसी के नीचे यदि जीरो आ गया तो उसको बनाएगा अनंत, उसको क्या बनाएगा, अनंत बनाएगा। तो ये जो नीचे का मटेरियल लिखा हुआ है, ये मटेरियल आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको पता करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है। तो सिंपल पता करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं भाई। और तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे जीरो नीचे आ गया तो ये फलन अब क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो इस मटेरियल को पता कर लेते हैं कि कहाँ पे जीरो होगा। इसका गुणनखंड तो बन जाएगा माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर जीरो। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। ये बन जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। यहाँ से x बराबर 4 मिल जाएगा और x बराबर कितना मिल जाएगा, 1। मतलब यदि x का मान यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, 1 रखूंगा तो जीरो बन जाएगा। रख के देखो तो जीरो बन जाएगा। मतलब आपका f(x) का जो प्रांत बनेगा वो सारी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं होती है अपना कि r में सारे आ जाएंगे, r में कितना आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। लेकिन हमारा केवल 1 और 4 पे क्या हो रहा है, नीचे वाला फलन क्या हो जा रहा था, जीरो। तो आप r में से 1 और 4 को हटा दो, बस यही अपना f(x) का क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। f(x) का क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। सारी संख्याएं, कहीं पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मान लो, कोई सा भी मान रखोगे वो एक अपना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे जीरो ना आए, क्योंकि नीचे जीरो आते हैं अनंत। तो ये हमने पता कर लिया कहाँ पे जीरो हो रहा था, 1 पे जीरो हो रहा है, 4 रख के देखो यहाँ पे जीरो मिलेगा। 4 रख रहा हूँ, 16 16 4 20, 5 और 4 का गुणा 20 प्लस 20 माइनस 20 जीरो। 1 रखोगे तभी जीरो मिलेगा, 1 रखो, 1 4 5 और कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 जीरो। तो आर में से इसको हटा दो, ये प्रांत बन जाएगा। मतलब प्रांत का मतलब क्या होता है, उस फलन में x के कौन कौन से मान ले सकते हो। तो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ कौन सा किस मान पे इसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे था कि नीचे जीरो ना आए, तो नीचे जीरो ना आए तो हमने उसको हटा दिया, उसमें से उसको हटा दिया। अब बात करते हैं आगे। आगे यदि आसान सा हो तो मैं ना बताऊं, कुछ थोड़ा सा होगा काम करने वाले तो बता दूंगा। हाँ, इसको आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 22 पे बात किया जाए, आपको एक फलन इस रूप में दिया है। पहला फलन होगा, पहला फलन तो नहीं है, चिन्ह फलन हमने देखा है, सिग्नल फंक्शन देखा था। इस रूप में आपको मिला हुआ था 1 माइनस एक्स, जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है, और x बराबर 0 पर क्या है, 1 है, और x जब 0 से बड़ा है तो क्या है, ये x प्लस 1 है। ये क्या बोला है, परिभाषित है। तो इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो वो बहुत आसान है, अब तो ग्राफ इतनी प्रैक्टिस हो गई अपनी कि अब तो बहुत आसानी से बना लेते हैं। देखो डायरेक्ट बनाएंगे, अब इसमें हम वो नहीं देंगे, बच्चों वाला काम नहीं करेंगे कि x का मान रखो फिर y का मान निकालो फिर बिंदु निकालो, अब वो कार्यक्रम नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया ना x प्लस 10 का ग्राफ, अब वैसे ही बनाएंगे सिंपल, लेकिन थोड़ा इसमें अलग तो है। देखो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या मिल रहा है, 1, मतलब x बराबर 0 पे y का मान कितना है, 1 है। तो उसको तो लिख लेते, 1 यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ क्या मिल रहा है, x प्लस 1, क्या मिल रहा है, x प्लस 1। तो आप 0 से बड़ा है, x प्लस 1 मिला। अब देखो ध्यान से देखो थोड़ा क्या होगा, ये तो पता करें कि x बराबर 0 पर ये कहाँ पर है,
जैसे आपको एफ एक्स प्लस वन, सॉरी आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स प्लस वन दिया है। जब आप एफ जीरो निकालोगे, हालांकि जीरो पे कितना है, एक है, यहाँ पर भी जीरो पे भी एक मिलेगा। देखो यहाँ पर जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा, एक, मतलब अपना ग्राफ यहाँ पर है। ठीक है, पता कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बना दो। तो एक से ऊपर जाओ, क्योंकि एक्स धनात्मक, हमें इधर की बात करनी है। इधर जब आप जाओगे, ये तो पॉजिटिव होता है एक्स, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा एक्स। तो पॉजिटिव में आपको ये ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव में ये ग्राफ। जब लेस देन जीरो आएगा तो इधर जाएंगे तो ये ग्राफ मिलेगा। समझ गए बात को। तो आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव पर। अब सिंपल से पता कर लिए कि जीरो पे कहां पर है, एक पर है। अब जीरो कहां हो रहा होगा, ये माइनस एक पे होगा। देखो ये जीरो कहां पे हो रहा है, माइनस एक पे। देखिए हमें माइनस एक तो लेना नहीं है, माइनस एक लूंगा तो कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। तो मैं ले रहा हूं, तो पॉजिटिव में सीधे एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बना दो। ये ऊपर यूं बन जाएगा, सीधे यही तो ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स बराबर क्या बनाते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ यूं बनाते हैं। तो हम ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने के लिए उसने मना कर दिया है कि क्या बोला, एक्स का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होने पे ये हमने ग्राफ बना दिया। बस समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला है कि जब एक्स का मान जीरो से छोटा है, एक्स का मान क्या है, जीरो से छोटा है, तो ग्राफ ये बनानी है। अब देखो ये कौन से ग्राफ है, अब जीरो पे क्या है, जीरो पे अब देखो आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया है, वन माइनस एक्स। तो जीरो पर एक्स बराबर जीरो पे क्या है, वन पे। तो पक्का है जीरो पे हम यहाँ पे कहाँ रहेंगे, वन पे रहेंगे। अब क्या है, ये काम हो गया। ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक पे जीरो हो रहा है। कहाँ पे जीरो होगा, एक। देखिए हमें धनात्मक संख्या इसमें नहीं लेनी है, धनात्मक लोगों तो इधर आ जाओगे। अब हमें क्या करना है, किसका ग्राफ बनाऊंगा, माइनस एक्स का। किसका ग्राफ बनाऊंगा, माइनस एक्स का। तो मैंने एफ एक्स बराबर माइनस एक्स का भी ग्राफ बनाया था, आपको याद हो। एफ एक्स बराबर, ये तो एफ एक्स बराबर एक्स का बनाया है, ये पूरा टोटल बना दिया था। और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स का। तो माइनस एक्स का ग्राफ यूं बनाया था, आपको याद हो, ये उल्टा बनाया था। लेकिन हमें क्या बनाना है, केवल एक्स लेस देन जीरो पे बनाना है। तो ये उधर का आएगा, ये आएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है कि जब आप बनाओगे तो ये उल्टा बनाओगे तो ये बन जाएगा। यही अपना ग्राफ हो गया, कहानी खत्म। नोट कर लीजिए, उल्टा बनाया, देखो माइनस एक्स क्या उल्टा बनाया, इधर माइनस एक्स था तो ये उल्टा बनाया, और यू ऐसे बनाया था। ये टोटल ग्राफ बन के आएगा आपका। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से आपका उदाहरण सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं तो सोचा था आज निपटा दूंगा इसको, लेकिन निपटेगा नहीं है। तो चलते हैं और कुछ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चाहे तो कितने क्वेश्चन बचे हैं उसके हिसाब से मैं दो में डिवाइड कर दूंगा, तो अपना काम हो जाएगा। तो विविध में आपके पास क्वेश्चन है 11, जिसमें कुछ एक में टाइम लगेंगे, तो एक दो को मैं आज ये इसको निपटा दे रहा हूँ। विविध में, विविध का दो में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को निपटा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन सही है। आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। जब आपका 0 और 3 के बीच में हो, 3x है जब 3 और 10 के बीच में है, और आपको gx दिया हुआ है, gx दिया है एक्स स्क्वायर। जब आप 0 और 2 के बीच में हो, और 3x है जब आप 2 और 10 के बीच में है। तो आपसे बोला है कि दर्शाइए कि f क्यों f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। मतलब आपको चेक करना है कि f फलन है और g फलन नहीं है, तो क्या होता है। हमारे पास ये है, फलन की परिभाषा क्या थी, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का संबंध, मतलब a में कोई खाली नहीं बैठना चाहिए, और a का संबंध किसी दो से नहीं होना चाहिए, a का संबंध किसी दो से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसने केवल मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है अपने से, क्योंकि दोनों में ही 3 पे बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, दोनों में ही बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस f में निकालूंगा f3। क्या निकालूंगा, f3 निकालूंगा तो इसमें रखूंगा, तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर
देखो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, इसमें भी बराबर का चिन्ह लगा है तो यहाँ से भी F3 देगा, ये क्या देगा 3 इंटू में 3 क्या हो गया 9। अब देखो दोनों ही केस में 3 का संबंध 9 से है, 3 का संबंध 9 से है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 पे ही प्रॉब्लम हो सकती थी और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। 0 और 3 के बीच में एक्स स्क्वायर, 3 और 10 के बीच में 3x, 3 ही दोनों में कॉमन था तो 3 पे ही प्रॉब्लम हो सकता था कि 3 का संबंध कहीं 2 से तो नहीं है, 3 का संबंध कहीं 2 से तो नहीं है, 2 से होगा मतलब एक बेटे का 2 बाप तो नहीं है, एक बेटे का 2 बाप तो नहीं है, यही तो था, अद्वितीय होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पे भी वो 9 दे रहा है और फिर 3 पे भी उसने क्या दिया 9 दिया। तो चूंकि x बराबर 3 पर f का प्रतिबिंब y में निकलता है तो उसको मैंने प्रतिबिंब बोला है ना, प्रतिबिंब केवल एक है, केवल एक है मतलब 9 9 दोनों पे मिला है, इसलिए f एक फलन है। काम खत्म। अब आते हैं g पे। g पे कहाँ पे 2 पे लगा हुआ है तो g के लिए निकालते हैं, तो g2 निकालोगे तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 4, फिर एक g2 और मिलेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 कितना आ गया 6। अब देखो ध्यान से 2 पे आपके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक 2 पे क्या दे रहा है 4, एक 2 पे क्या दे रहा है 6, मतलब 2 पे एक उसका, अब इसको समझो 2 बेटे 2 बाप हो गए, एक 6 बाप हो गया, एक कौन बाप हो गया 4 हो गया, एक बेटे का 2 बाप निकल के आ रहे हैं, तो ये संभव तो है नहीं। तो अब क्या लिखोगे क्योंकि x बराबर 2 पर g के, चाहे g2 बोल सकते हैं, g2 के 2 प्रतिबिंब है, इसलिए g एक फलन नहीं है, g एक फलन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेना और बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। बाय बाय।